हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेन स्क्वायर में। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 10th का। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे और रिवीजन के तौर पे हम इसको करेंगे ताकि एग्जाम में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, एक बार चैप्टर को रिवाइज कर सकें। और अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो हमने प्लेलिस्ट में हमने डाला हुआ है, आप वहां जाके डिटेल वीडियो भी हमारा देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक्सरसाइज 1 जो है उसमें हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कवर करेंगे, और सेकंड जो 1.2 आएगी उसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कवर करेंगे। और जो 1.3 एक्सरसाइज आएगी उसमें हम इरेशनल नंबर्स कवर करेंगे, जो उसमें थ्योरम है, 3 थ्योरम है ओनली जो प्रूव करनी है। और जो चौथे नंबर 1.4 नंबर की एक्सरसाइज आएगी उसमें हम रेशनल नंबर्स को बिना सॉल्व किए हम पता करेंगे कि वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिदम है वो हमारी होती है बाय डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, ये हमारी होती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। फिर हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम है दो यदि कोई डिजिट्स हैं हमारे पास ए इंटू बी, तो इनका एलसीएम हम ले लें और एचसीएफ, इन दो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें और एक तरफ दोनों जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करें तो दोनों इक्वल आते हैं। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम है। उसके बाद में हम इसमें थ्योरम प्रूव करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि बिना सॉल्व किए ही हम कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है और दो नंबर्स दे रखे हैं, तो इसका हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, दो नंबर्स हमें दे रखे हैं 135 एंड 225। ठीक है, तो हमें तरीका समझ लेना है यहाँ पे किस तरीके से करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम करेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि इनमें छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जो 135 है वो छोटी है और 225 यहाँ पे बड़ी संख्या है। तो हमें छोटी संख्या जो है उसका बड़ी संख्या में भाग देना है। कहने का मतलब ये है कि हमें 225 में को डिवाइड करना है 135 से। ठीक है, और ये जो हम डिवाइडेशन की जो प्रक्रिया है इसको हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे स्टेप लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट में हम 225 डिविडेंड है हमारे पास और डिवाइजर है 135 और कोसेंट आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1% आ जाएगा और 135 एंड जो रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगा 0 एंड 9। तो यहाँ पे 225 डिविडेंड है, 135 कोसेंट डिवाइजर है और कोसेंट हमारा आया है 1 एंड रिमाइंडर आया है 90। ये स्टेप 1 हो गई। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो रिमाइंडर आया है, जो डिवाइजर है हमारा, उसको भाग देना है। तो 90 का हम भाग देंगे 135 में। कहने का मतलब ये है कि जो रिमाइंडर आ रहा है उसको हम डिवाइजर यूज करेंगे, जो डिवाइजर था हमारा उसको हम डिविडेंड की फॉर्म में यूज करेंगे। तो 90 बन जा 90। ठीक है, और ये माइनस किया तो यहाँ पे रिमाइंडर आया 45। स्टेप सेकंड में हम यहाँ पे लिख देंगे, हमने क्या किया है, हमने 135 को डिवाइड किया है 90 से, कोसेंट आया है 1 एंड रिमाइंडर आया है 45। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से ये जो 45 है इसको, इससे हम डिवाइड करेंगे 90 को, ये 90 हो जाएगा और 90 माइनस 90 करेंगे तो 0। तो थर्ड स्टेप में हमने किया है 90 को डिवाइड किया है 45 से, कोसेंट आया 2 एंड रिमाइंडर आया है 0। तो जब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, डिवीजन है, इसको हम छोड़ देंगे।
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 आ गया है, तो फिर एचसीएफ क्या आएगा, जो लास्ट डिवाइजर है वो हमारा एचसीएफ होगा। लास्ट डिवाइजर इज एचसीएफ, और एचसीएफ कितना आएगा यहाँ पे 45। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में हम इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, एक हम ले लेते हैं ऑड इंटीजर। लेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हम मान लेते हैं ए है। ठीक है, अब ए को अगर हम डिवाइड करें, मान लो ए को हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे देखो हमें प्रूफ किस फॉर्म में करना है, ए इक्वल टू 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 की फॉर्म में हमें इनको लेके आना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो हमारा डिवाइजर है वो यहाँ पे 6 ही लेना है, और उसके बाद में कोसेंट आएगा q, एंड जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, हम अगर 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास हो सकते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। क्योंकि 6 नहीं हो सकता, अगर 6 होगा तो फिर ये पूरा भाग चला जाएगा, तो फिर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमारे पास होंगे 0 से लेके 5 तक। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑड कौन सा है और इवन कौन सा आएगा। अब यहाँ पे देखो हमें चाहिए ऑड, ए हमने क्या माना है, ऑड इंटीजर है। तो ए इक्वल टू 6q प्लस, अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 आता है, एक कंडीशन ये बनेगी। दूसरी कंडीशन आएगी अगर रिमाइंडर 1 आता है, तीसरी कंडीशन आएगी रिमाइंडर 2 आता है, चौथी कंडीशन आएगी रिमाइंडर 3 आ जाए, एंड फिफ्थ नंबर के है रिमाइंडर 4 आ जाए, एंड लास्ट है 6q प्लस 5। ये सारी कंडीशन हमारे पास आ रही है। अब यहाँ पे हमें देखने वाली बात यह है कि इनमें से ऑड कौन सी संख्याएं हैं और इवन कौन सी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो 6 इवन है, और q इवन का किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, इवन इंटू इवन करेंगे तो इवन ही आएगा। ठीक है, और इवन इंटू ऑड करेंगे तो भी इवन ही आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 इवन है। अब क्यों चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, यहाँ पे 6q जो है फाइनली वो उसका आना है इवन, और फिर उसमें ऐड कर रहे हैं हम कुछ। तो ये तो 6q प्लस 0 है, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6q यहाँ पे इवन हो गया। हमें चाहिए ऑड, तो ये तो हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये 6q अगर इवन है तो इवन प्लस इवन करेंगे तो इवन आ जाएगा। ठीक है, एंड इवन प्लस ऑड करेंगे तो क्या आएगा, तो ऑड आएगा। यहाँ पे यही बात हमें ध्यान रखनी है, इवन प्लस इवन करेंगे तो इवन आ जाएगा, इवन प्लस ऑड करेंगे तो ऑड आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इवन 6q प्लस 6q में क्या ऐड हो रहा है, अगर कौन सी ऐसे हैं जिनमें ऑड है, इनमें ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया, एंड फिर ये ऑड हो गया, एंड फिर 6q प्लस 5 जो है वो ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 कंडीशन ऐसी आ रही हैं जो ऑड है, और हमें यही प्रूव करना था कि जो ऑड इंटीजर है उसको हम 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बाकी जो लैंग्वेज वगैरह है इसकी, वो आपको डिटेल वीडियो में मिल जाएगी। हम यहाँ पे जल्दी थोड़ा सा रिवीजन टाइप में कर रहे हैं, जैसे कि आपको जल्दी में रिवीजन किया जा सके। और पूरी हम यहाँ पे क्लास 10th की जितनी भी एक्सरसाइज है उन सबका रिवीजन इसी तरीके से करेंगे। ओनली सिंगल वीडियो में हम सारी एक्सरसाइज डालने की कोशिश करेंगे। जैसे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 है वो एक ही वीडियो में हम डालने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें।
क्वेश्चन नंबर 3 है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन parade. The two group are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या का क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दो हमारे पास नंबर से दे रखे हैं। टोटल जो आर्मी के हैं, आर्मी मेंबर्स हैं, वो हैं 616, ठीक है। और 32 हमारे पास बैंड वाले जो मेंबर हैं वो 32 है। जैसे इस तरीके से हैं, ये 32 है, 1 2 3 इस तरीके से यहाँ तक है 32 मान लेते हैं। और इनके लाइन में इस तरीके से और बाकी जो आर्मी मेंबर्स हैं वो खड़े हुए हैं, सोल्जर्स, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हमें एचसीएफ लेना है, और एचसीएफ हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ले सकते हैं। एचसीएफ लेने के लिए जो छोटी संख्या है पहले तो वो देखेंगे कौन सी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 32 छोटी संख्या है 616 से। तो जो छोटी संख्या है उससे हम डिवाइड करेंगे बड़ी संख्या को। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 32 वन जा 32, एंड फिर जो आएगा 11 माइनस 2 करेंगे तो 9, और ये हो जाएगा 29, और एंड 6, और अब जो डिवाइडेशन होगा वो 9 माइनस करेंगे तो ये आएगा 8। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो एचसीएफ अभी नहीं आएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आया उसका हम भाग देंगे डिवाइजर में। तो ये 32 में हम भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 8 4 जा 32, और रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो जो फाइनली हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो लास्ट जो डिवाइजर है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, 8। कहने का मतलब ये है कि जो कॉलम्स हैं उनमें 8 सोल्जर होंगे। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये हम आपको समझाने के लिए थोड़ा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में चल रहे हैं। और जो 4 और 5 नंबर क्वेश्चन है उनमें से मैं आपको केवल एक क्वेश्चन बताऊंगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। कुछ यहाँ पे संकेत भी दिया हुआ है। यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर हमें लेना है। लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर हम ले लेते हैं a है। डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर और प्लस रिमाइंडर। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, 3m और 3m+1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो डिवाइजर है वो क्वेश्चन ने फिक्स कर दिया है कि 3 ही लेना है। तो हम यहाँ से डिवाइजर 3 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस, अब r अगर डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर 0 से लेके 2 तक हो सकता है। रिमाइंडर के लिए हम क्या लेते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन v। जो डिवाइजर है उससे छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनेंगी, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो ये a इक्वल टू जो पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया है वो 3q की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। और अब हम यहाँ पे q को हम पुट कर देते हैं m से, या रिप्लेस कर देते हैं, तो a इक्वल टू ये हो जाएगा 3m। एक तो हमें ये प्रूव करना था कि जो हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया है वो 3m की फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं, तो हमने शो कर लिया है। उसके बाद में हम r इक्वल टू 1 रिमाइंडर 1 ले सकते हैं, a इक्वल टू q+1
रिमाइंडर हमने 1 ले लिया। अब हम यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग से क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब ये हम ओपन करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस v के लिए हम लेंगे 1 स्क्वायर। तो ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6q प्लस 1। अब यहाँ से जो फर्स्ट टू स्टेप है उनमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। पुट m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस है, इसको हम m मान लेते हैं, तो m पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। यही हमें प्रूव करना था। अब जो लास्ट कंडीशन हमारी बच रही है वो r इक्वल टू 2 रिमाइंडर 2 हो, तो वो आप लोग करेंगे यहाँ पे r की जगह 2 रख के। सेम प्रोसेस है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का ही हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 1.1 एक्सरसाइज कर सकते हैं, रिवीजन हो सकता है आपका। इसके बाद में हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 के लिए। तो 1.2 जो है उसमें हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करें और उनका एलसीएम और एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों इक्वल आते हैं। ये हमारी है फंडामेंटल थ्योरम। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर एलसीएम हमें किसी दो संख्याओं का निकालना है तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे दोनों का मल्टीप्लाई करके, ए इंटू वी अपॉन एचसीएफ। ठीक है, इसी तरीके से अगर एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके और एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम चार, यहाँ पे बेसिकली 4 नंबर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4। इनमें से कोई से भी अगर 3 दे रखे हैं तो हम जो लास्ट वाला है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस इस नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, तो यहाँ पे मैं एक फर्स्ट पार्ट है उसके प्राइम फैक्टर करके आपको दिखा देता हूँ। वैसे प्राइम फैक्टर आपने पढ़ ही रखे हैं और आसानी से आप कर सकते हैं। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 7 जा 14 एंड 0, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 7 माइनस 6 गया तो 1 और ये हो गया 10, तो 2 5 जा 10। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35 एंड 7 से करेंगे तो 1। तो हमें इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, तो 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में इनको लिख सकते हैं। उसके बाद में हम इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, 7 4 2 9 के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पे आप एक 2 से हम स्टार्ट करते हैं, पहले 2 का देखते हैं भाग जाता है या नहीं, फिर 3 का देखते हैं, फिर 4 का, फिर 5 का, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे देखेंगे 17 से डिवाइड हो रहा है ये 437 टाइम्स एंड अगेन 19 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 23 टाइम्स एंड फिर 23 से करेंगे तो 1। तो हम कह सकते हैं 7429 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स देख सकते हैं। ये आपने पहले की क्लासों में भी देख चुके हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कहने का मतलब यह है कि हमें एलसीएम निकालना है, एच निकालना है और उसके बाद में हमें इनको फंडामेंटल थ्योरम को भी प्रूव करवाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। 26 एंड 91 नंबर्स हैं, इनका पहले तो हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं दोनों के। 26 के प्राइम फैक्टर्स होंगे, 2 से डिवाइड किया तो 13 और 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 26 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू
13। उसके बाद में 91 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 91 डिवाइड होगा 7 से 13 टाइम्स, एंड 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो 91 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 7 इंटू 13। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। पहले एलसीएम क्या होता है, मैक्सिमम फैक्टर्स हम लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी हम लेंगे। मैक्सिमम हमें लेना है 13, 1 दोनों में एक एक बार है तो हम एक बार 13 ले लेंगे, और एक बार 7 है तो यहाँ पे हम 7 भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा एलसीएम इनका, तो यहाँ पे आएगा एलसीएम इनका 182। ठीक है, इसी तरीके से हम एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं। कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर है ओनली 13। ठीक है, तो ये तो हो गया एलसीएम और एचसीएफ। अब हम फंडामेंटल थ्योरम प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम क्या है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करो और उनका एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम एलएचएस में दोनों जो 26 इंटू 91 करेंगे और इधर एचसीएफ 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 182 से, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। ठीक है, या फिर हम यहाँ से कर सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 91 एचसीएफ है, ये हमारा 13 है, यहाँ पे 18 नहीं था, तो हम इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 182 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 91। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एलएचएस और आरएचएस इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जो फंडामेंटल थ्योरम है वो वेरीफाई होती है। इसी तरीके से हम सभी के लिए कर सकते हैं। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें एवरेज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो पहले हम इनका प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, 12, 15 एंड 21। ठीक है, ये फर्स्ट है, तो 12 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 टाइम, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। उसके बाद में 15 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 से करेंगे 1 आएगा। एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 नहीं लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 3 है, 3, 3, तो कॉमन क्या आएगा, केवल 3, तो यहाँ पे एचसीएफ हो गया 3। एंड एलसीएम की अगर बात करें तो हाईएस्ट हमें फैक्टर लेने हैं, तो 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे नहीं है, फिर भी हमें 2 टाइम्स ही लेना है। एंड 3 1 1 है तो 3 1 टाइम्स ले लिया, एंड 5 ले लिया, फिर हम ले लेंगे 7 और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 420। तो ये हमारे एलसीएम और एचसीएफ आ जाएंगे। ये हमने पहले भी कई बार किए हुए हैं, तो आप आसानी से इनको देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन दैट एचसीएफ हमें दिया हुआ है, किसका एचसीएफ है 306 एंड 657 का एचसीएफ है 9, एंड एलसीएम इसका हमें फाइंड आउट करना है। एलसीएम इसका हमें फाइंड आउट करना है 306 एंड 757, इसका एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो संख्याएं हमें अलग से नहीं दे रखी हैं, हमें यहाँ पे ही संख्याओं को पहचानना पड़ेगा कि संख्याएं कहाँ हैं। तो एचसीएफ हमें दिया है 306 एंड 657 का, एंड एलसीएम भी इसी का पूछा है, तो दोनों जो संख्याएं हैं हमारी यही है, a इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, अब हमें एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ से हम डिवाइड कर देंगे, और इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, एलसीएम इक्वल टू a इंटू बी अपॉन एचसीएफ। ठीक है, a इंटू बी मीन्स दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो 306 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 657 से, एंड एचसीएफ है हमारे पास 9, और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा
22,338 और ये हमारा आ जाएगा LCM। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम एक एक क्वेश्चन करते चल रहे हैं और बड़ी फास्ट चल रहा है। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर सही लग रहा है और डिटेल में समझना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब 5th नंबर का क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 अंक पर समाप्त हो सकती है। अब यहाँ पे देखो, बड़ी समझने वाली बात है, छोटी सी बात है, अगर समझ लोगे तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ही आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान था, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम। अब वो कह रहा है कि ये जो 6 की पावर n है, जहाँ n इंटीजर है, कहने का मतलब पूर्णांक है, तो क्या वो 0 पे एंड हो सकती है, मींस लास्ट जो डिजिट है वो 0 आ सकती है क्या? अब आप देखो, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 0 ले ली जाए तो 6 की पावर 0 क्या हो जाएगी? 6 की पावर 0 हो जाएगी 1। ठीक है, उसके बाद में अगर यहाँ पे 6 के n की पावर 1 ली जाए तो यहाँ पे जो लास्ट यूनिट डिजिट है हमारी वो 6 आएगी, और 6 की पावर अगर 2 ली जाए तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो 36 आएगा। तो कहने का मतलब यूनिट डिजिट फिर 6 आ गई। 6 की पावर 3 लेंगे तो भी यूनिट डिजिट हमारी 6 ही आएगी। कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि 6 की पावर कोई सी भी हम अगर लें संख्या तो वो या फिर कुछ और भी हो सकती है, लेकिन 0 कभी नहीं हो सकती। अच्छा, जीरो कभी नहीं हो सकती। अच्छा, 0 होने के लिए क्या जो यूनिट डिजिट है वो 0 कब हो सकती है? वो 0 केवल तभी हो सकती है जब उसमें 2 और 5 के फैक्टर्स 10। तो लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो कब 0 आएगी? जब 2 और 5 के फैक्टर्स होते, ये 6 की जगह पे यहाँ पे 2 और 5 के फैक्टर्स होते दोनों के। ठीक है, इसलिए ये 6 की पावर n जो है वो 0 पे कभी एंड नहीं हो सकते, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर n। अगर यहाँ 3 की जगह 5 होता तो ये 0 पे एंड हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे 3 है, इसलिए 2 इंटू 3 कभी भी 0 पे एंड नहीं होगी, इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और जो भी हमें बीच में लैंग्वेज लिखनी पड़ती है क्वेश्चन में, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज है, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप एक्सरसाइज 1.2 का वीडियो वहां जाके देख सकते हैं, वहां पे हमने बहुत ही डिटेल से समझाया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6। इस तरीके के एक नंबर दिया है, आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट का मतलब होता है, या हम व्याख्या क्या करें, वो 2 से ज्यादा होने चाहिए, और अगर 2 होंगे तो वो अभाज्य संख्याएं होंगी, और अगर 2 से ज्यादा है तो वो कंपोजिट या हम कह सकते हैं भाज्य संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो नंबर दे रखे हैं उनके फैक्टर हैं वो 2 से ज्यादा है या फिर 2 से कम है। ठीक है, एक ये दिया हुआ है, हम यहाँ पे 13 कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाएगा 13 बाहर गया तो ये हो गया 7 इंटू 11 मीन्स 77 प्लस 1 इक्वल टू 13 इंटू 78। 78 को एटलीस्ट हम 1 के मल्टीप्लाई में तो लिख ही सकते हैं इन सबको। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 इसके फैक्टर हो चुके हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 78 के भी कई फैक्टर होंगे यहाँ पे, लेकिन हमें तो अगर 2 से जैसे ही ज्यादा जा रहा है तो हम वहां पे कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टर्स है, मिनिमम 3 फैक्टर्स है, सो कंपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट हमें दे रखा है वो है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो सेम जैसा हमने यहाँ पे किया है वैसा ही हम 5 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, और ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट का कोई ना कोई नंबर आएगा, सबको कंप्लीट करेंगे हम,
और कैलकुलेट करेंगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा और उसके बाद में हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे मिनिमम इसके 3 फैक्टर्स हो चुके हैं और हमें अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो संख्या हो जाएगी कंपोजिट नंबर। और तो इसी तरीके से ये भी हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है। 1.2 का वो क्वेश्चन है कि एक सर्किल है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। There is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? तो इस तरीके के क्वेश्चन जब हैं, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि या तो वो सर्कुलर पाथ में रन, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि या तो वो सर्कुलर पाथ में रन कर रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं कि 2-3 घड़ियां हैं इस तरीके से और उनमें एक में 5 मिनट बाद में अलार्म बजता है, एक में 10 मिनट और एक में 15 मिनट। तो फिर के एक एक बार बजने के बाद तीनों में साथ साथ कब बजेगा? इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उनका हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो सोनिया है वो 18 मिनट्स लेती है एंड जो रवि है वो यहाँ पे ले रहा है 12 मिनट्स। तो हम दोनों एक साथ मिलेंगे, इसको निकालने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 18 का एंड 12 एंड 18 का ये एलसीएम आएगा। इसके प्राइम फैक्टर्स ही कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 6 एंड 9, फिर 2 से करेंगे तो 3 एंड 9, फिर 3 से करेंगे तो 1 एंड 3, उसके बाद में 3 से करेंगे तो 1 एंड 1। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। तो यहाँ पे आंसर आ गया 36 मिनट। 36 मिनट बाद वो दोनों फिर से मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। 1.3 जो एक्सरसाइज है उसमें केवल 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत चांस है, इसलिए आप लोग इनको बड़े ही ध्यान से समझें और रिवीजन इनका बहुत अच्छे से करें और इनको बहुत अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट √5 इज रेशनल। हमें सिद्ध करना है कि जो √5 है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रेशनल। देखो यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है कि √5 जो है वो इरेशनल है, लेकिन हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि √5 एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a and b यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो √5 रेशनल नंबर है तो उसको हम नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर मींस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे v नॉट इक्वल टू 0 है एंड a और b जो है वो इंटीजर्स हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका v का हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा v√5 इक्वल टू a। ठीक है। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो यहाँ पे होगा v√5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू a² एंड ये 5b² इक्वल टू हो गया a²। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a² है वो b² के
मल्टीप्लाई में है, क्या है 5 के मल्टीप्लाई में है, या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो 5 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ पे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.3 कहती है कि यदि पी स्क्वायर ए से डिवाइड है तो पी भी ए से डिवाइड होगा। इफ ए प्राइम नंबर p divides a square then p will divide a also। p divides a square then p will divide a also। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि कोई नंबर है, प्राइम नंबर है, p वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर में अगर 5 का भाग जा रहा है, या हम यहाँ पे थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग कहें कि जो 5 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। अब सेम हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे 5 बी स्क्वायर इक्वल टू आया था ए स्क्वायर। अब हम अगर 5 देखो ए को 5 डिवाइड करता है, हम मान लेते हैं 5 से डिवाइड करवाएंगे तो कोसेंट आएगा c, मान लेते हैं कोसेंट c आएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा क्योंकि डिवाइड करता है। ठीक है, तो a की जगह हम क्या रख लेंगे 5c, अगर पुट करें तो 5b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5c का स्क्वायर, एंड फिर हो गया 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, एंड b स्क्वायर इक्वल टू 25 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5c स्क्वायर। ठीक है, और या हम कह सकते हैं जो 5c स्क्वायर है इक्वल हो जाएगा b स्क्वायर के। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 5 डिवाइड्स करेगा v स्क्वायर को, 5 डिवाइड्स v स्क्वायर, एंड थ्योरम 1.3 जब 5 v स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5v को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड v ऑल्सो। ठीक है, तो v को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे देखो 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो a और b है वो को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, वो एक एक कॉमन मिनिमम 1 कॉमन फैक्टर उनमें है और वो है 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम सेकंड इक्वेशन कहें तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड a and b have at least one common factor 5। एटलीस्ट 1 तो कॉमन फैक्टर है 5। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि भाई यहाँ पे हमने माना था कि a और b के कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि ये प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स होंगे। तो ये इस बात का कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि हमने माना था कि a और b जो है वो को प्राइम फैक्टर हैं, लेकिन यहाँ पे तो एटलीस्ट 1 अगर कॉमन फैक्टर है तो वो को प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, इसका मतलब ये है हमारी जो हाइपोथेसिस थी दैट √5 इज ए रैशनल नंबर इज रॉन्ग। आवर हाइपोथेसिस दैट √5 इज रैशनल नंबर, और नंबर ये रॉन्ग होती है, इसका मतलब दैट इज √5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी जल्दबाजी की वजह से अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप हमारा जो डिटेल वीडियो वो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है,
और इस या फिर इसको ही एक बार फिर से देखोगे तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का या 2 का एक पार्ट देख लेते हैं। 2 का ही देख लेते हैं जिससे कि आपके और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 जो है वो इरेशनल है। ठीक है, तो आपको अगर डिटेल देखनी है या फिर जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो अगर समझनी है तो आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे जो 3 + 2√5 है इसको इरेशनल हमें प्रूव करना है। हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि 3 + 2√5 जो है वो रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है वो? रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो इसको नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर या फिर हम कहें कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको हम मान लेते हैं कि a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे b ≠ 0 लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अब इसके हम यहाँ पे 3 का हम पक्षांतरण कर लेते हैं। 2√5 इक्वल होगा a/v - 3 एंड 3 का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a - 3v/v एंड √5 इक्वल 2 का भी हम इधर ले जाते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हो गया √5 इक्वल टू a - 3v/2v। ठीक है, तो यहाँ पे a और b हमने पहले ही माने हैं कि जो रेशनल नंबर है तो वो इंटीजर नंबर है। अगर ये इंटीजर है तो ये टोटल मिला के भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। नॉमिनेटर भी इंटीजर होगा, डिनोमिनेटर भी इंटीजर होगा। इसका मतलब ये है कि जो √5 है वो रेशनल नंबर आ रहा है। √5 कैसा नंबर आ रहा है? रेशनल नंबर। या फिर हाँ, √5 रेशनल नंबर आ गया। अब √5 रेशनल नंबर आ गया, लेकिन हम जानते हैं कि √5 तो रेशनल नंबर है ही नहीं, वो तो इरेशनल नंबर है। अब चूंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है, और कॉन्ट्राडिक्ट हो गया इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था, जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो रॉन्ग हो जाती है। इसका मतलब 3 + 2√5 रेशनल नहीं है, वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। डिटेल वीडियो देखने की जरूरत है तो आप वहां जाके हमारा डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उसमें हम कह सकते हैं कि इसके एप्लीकेशंस हैं। इसमें जो एक्सरसाइज 1.4 है इसमें डेसिमल के बारे में बात की गई है। ठीक है, डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और एक होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग है और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांतावर्ती है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 13/3125। इसके हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें यूज नहीं करना है, हमें डायरेक्ट बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो इसको हम कैसे पता करेंगे? इसके डिनोमिनेटर के हम फैक्टर करेंगे और वहां पे 2 और 5 के ही फैक्टर होने चाहिए। अगर 2 और 5 के फैक्टर हैं तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग, और इनके अलावा कोई फैक्टर है तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसमें ओनली 2 और 5, या फिर बोथ दोनों भी हो सकते हैं, या फिर एक एक दोनों हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3125 के फैक्टर करते हैं। यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको 5 से,
एंड ये हो जाएगा 5 6 जा एंड 2 एंड 5, उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 125, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा फिर 25 एंड अगेन 5 एंड अगेन 5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 3125 है उसके फैक्टर आ रहे हैं 5 की पावर 5, या फिर हम कह सकते हैं 13 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है हमारा उसमें ओनली 5 के ही फैक्टर है। तो हमारा जो फॉर्मूला है, या फिर हम इस तरह से देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 के ही फैक्टर होने चाहिए, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 और 5 के ही है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, ये टर्मिनेटिंग हो गया। उसके बाद में इसी तरीके से हमारे और हैं। अब हम देख लेते हैं एक जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, थर्ड नंबर का है, उसको हम देखें तो ये हो गया 64/455। ठीक है, तो इसके हम डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेते हैं। 455 के फैक्टर होंगे, 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो गया 9 एंड 1, फिर 7 से करेंगे 13 एंड 13 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है उसमें फैक्टर हो गए उसके 5 इंटू 7 इंटू 13, तो 2 और 5 के इसमें हमसे ज़्यादा भी हो गए 7 और 13। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट है वो 8th नंबर का है, वो मैं आपको बिल्कुल बताना चाह रहा हूँ। ये 6/15 है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर होंगे 3 × 5। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। लेकिन इसको आगे सॉल्व करें, जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये को प्राइम नहीं है। यहाँ पे 3 जो है वो दोनों में ही कॉमन फैक्टर है, तो हम 3 को यहाँ से पहले रिमूव करेंगे। 3 × 2 लिख सकते हैं और इसको 3 × 5 लिखा जा सकता है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा फाइनली 2/5। 6/15 को हमारा आ जाएगा को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या हो रहा है, उसमें ओनली 5 है। अब ओनली 5 है तो इसका मतलब ये हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये कैसा हो गया है हमारा, टर्मिनेटिंग हो गया है। ओके, तो इस तरीके से हमें को प्राइम में पहले चेंज करना है, उसके बाद में ही देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। और उसका जो डिनोमिनेटर है को प्राइम में चेंज करने के बाद ही हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देखने हैं। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी तरीके से आप जो फर्स्ट के कई पार्ट हैं इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऊपर दिए हुए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो जो फर्स्ट था 31/3125, ये हमारा टर्मिनेटिंग था। तो टर्मिनेटिंग को अब हमें इसके डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। हमने पहले लिखा था 5 की पावर 5। ठीक है, तो अब ये 5 की पावर 5 है, इसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है या फिर दर्शाना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जितने भी 5 की पावर 5 है उतने ही हमें 2 की पावर भी लानी है। 2 की पावर से हम नॉमिनेटर में 2 की पावर 5 से नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर 5 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 13 × 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 हो जाता है 32 एंड ये हो गया 5 × 2 करेंगे तो 10 और 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। और 13 × 32 करेंगे तो ये हो जाएगा 465 एंड 10 की पावर 5 करेंगे तो इसको
5 जीरोस लगा देते हैं हम एंड 1। ओके, तो 5 जीरो नीचे हैं, तो ऊपर भी हमें क्या करेंगे, 5 डिजिट बाद में डेसिमल आ जाएगी, तो 416 ये 3 है, 2 और चाहिए हमें और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया आंसर 0.00416, ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, उसके बाद में जो एक और देख लेते हैं इसका, फोर्थ नंबर का था 15/1600। 1600 के फैक्टर क्या होंगे, तो 1600 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2⁶ इंटू 5�2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2⁶ है लेकिन 5�2 है, तो चार जो 4 पावर है वो और हमें लानी है, तो हम यहाँ पे 15 इंटू 5⁴ अपॉन 2⁶ इंटू 5�2 इंटू 5⁴। अब यहाँ पे 5 की पावर भी 6 हो गई और ये हो गया 15 इंटू 5⁴ हो गया 625 अपॉन ये हो गया 2⁶ एंड 5 की पावर भी 6, तो 10⁶ इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 9375 अपॉन यहाँ पे 10 पावर है तो 10 जीरोज है इसमें, और 10 जीरोज का मतलब हो गया कि जो नॉमिनेटर है उसमें 6 डिजिट के बाद में हम जीरो या डेसिमल लगाएंगे, तो 93751234 एंड 5 एंड 6 और यहाँ पे डेसिमल, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इनके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड whether they are rational or not. If they are rational and the form P upon Q, what can you say about the prime factors of Q? कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P अपॉन Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, दिया हुआ है x इक्वल टू, हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 43.1234567 एंड 9, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसकी डेसिमल अगर यहाँ से रिमूव करेंगे तो हम देखेंगे कि कितने डिजिट के बाद में डेसिमल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ही हम जीरो इसके डिनोमिनेटर में रख देंगे, या फिर हम कह सकते हैं 10 की पावर 9 ले लेंगे, तो ये हो गया 10 की पावर 9। ठीक है, इक्वल टू एज इट इज इसको लिखेंगे एंड इसको हम आगे उसका हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे 9 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और ये इसलिए ये हो गया है रेशनल नंबर। अब हम देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर, यहाँ पे जो नॉमिनेटर है वो एज इट इज आ जाएगा और डिनोमिनेटर के फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 5 की पावर 9, इस तरीके से। तो 2 और 5 के ही फैक्टर हैं, इसलिए ये कैसा हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और चैप्टर जो 1 है वो विद इन 1 आवर में आपका पूरा रिवाइज हो चुका है, और जो बाकी के क्वेश्चन है उनको आप खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो श्योरली आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। इस तरीके से आप हमारे वीडियो आगे भी देखते रहें, हम सारे एक्सरसाइज को रिवीजन के फॉर्म में हम लेके आएंगे, जिससे कि आपका टाइम भी बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें एग्जाम में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।